हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी साइंस का क्लास 7 का चैप्टर 11, जिसका नाम है जंतुओं एवं पादप में परिवहन। दोस्तों, इसके पहले वीडियो में हमने क्लास 7 का ही चैप्टर 1 से लेकर 10 तक का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमारे इस चैप्टर का नाम ही है जंतुओं एवं पादप में परिवहन, तो परिवहन क्या होता है? परिवहन का अर्थ सिंपली ये हो सकता है कि जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। जो आप जाते हैं तो आप कहीं पर भी, जैसे आप कहीं ट्रैवल करते हैं तो परिवहन करते हैं, वैसे ही हमारी ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, सभी जितने जीव होते हैं सभी में ही, चाहे वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, उन सभी में परिवहन होता है। और आपको ये भी पता है दोस्तों कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। उन्हें इन सभी पदार्थों को अपने शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना होता है। साथ ही जंतुओं को उन अंगों में उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन उस स्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके। यानी जो भी बेकार चीज़ें हैं, वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो सभी हमारे शरीर से बाहर निकाली जाती हैं और उनको वहां तक पहुंचाने का काम ही परिवहन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हमने देखा होगा कि हमारे यहाँ आप अभी इस डायग्राम में भी देखेंगे, इस डायग्राम में आप देखेंगे तो इसमें हृदय और आपको शिराएँ और धमनियाँ वगैरह दिखाई देंगी। तो यहाँ पर हृदय और रक्त वाहिनियाँ जो हैं वो संयुक्त रूप से हमारे शरीर का परिसंचरण तंत्र बनाती हैं। और इस चैप्टर में हम जो है पादप और जंतुओं में पदार्थों के परिवहन के बारे में ही अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पर जो है आपको रेड और ब्लू कलर की जो है वो शिराएँ दिख रही हैं, जिनमें जो हमारा रेड कलर का है उसे हम धमनी कहते हैं, और जो ब्लू कलर की शिराएँ हैं उसे हम क्या ब्लू कलर की हैं जो है उन्हें शिराएँ बोलते हैं, कोशिकाएँ जो हैं। तो यहाँ पर और आप देख रहे हैं कि धमनी और शिरा दोनों जो है वो हृदय से जुड़ी हुई हैं। तो इस तरह से हमारा एक परिसंचरण तंत्र बनता है। पूरा शरीर जो है हमारा, ह्यूमन बॉडी ही इस पूरे परिसंचरण तंत्र से ही कार्य करता है। और साथ ही जितने पादप होते हैं उनमें भी ऐसा ही होता है, और जो भी जंतुएं होते हैं उनमें भी। तो यहाँ पर क्या होता है, परिसंचरण तंत्र, जब आपके शरीर का कोई भी भाग जैसे कट जाता है तो आपने देखा होगा वहाँ से ब्लड कलर का क्या होने लगता है, ब्लड जो है वो निकलने लगता है। तो ब्लड क्या होता है? रक्त वह तरल पदार्थ या द्रव है जो रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है, और यह पाचित भोजन या जो भी पचे हुए भोजन होते हैं उनको छोटी आंत से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है, और फिर उसको फेफड़ों से ऑक्सीजन को भी रक्त ही शरीर के कोशिकाओं तक ले आता है। और रक्त शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए भी उनका परिवहन करता है। यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो भी परिवहन होता है वो सिर्फ रक्त की वजह से ही होता है। यानी जो भी बचा हुआ भोजन जो है छोटी आंत से वह शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम, और फेफड़ों से ऑक्सीजन को रक्त जो है वह हृदय तक लेके जाता है, ये भी वही काम करता है। और साथ ही जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने के लिए उनका परिवहन करने का काम भी रक्त ही करता है। तो रक्त क्या होता है कि रक्त एक तरल से बना होता है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और यह जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं रहती हैं। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा कि रक्त क्या है, लाल ही होता है, लेकिन सिर्फ लाल नहीं होता है, उसमें कई सारी कणिकाएं होती हैं। तो जब रक्त लाल होता है तो लाल क्यों होता है? उसमें आरबीसी की वजह से। आरबीसी का अर्थ होता है रेड ब्लड सेल्स, यानी कि लाल रक्त कोशिकाएं। ये क्या होती हैं? जिसमें क्या होता है, लाल वर्णक होता है, और इसमें हीमोग्लोबिन, जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं दोस्तों, यह हीमोग्लोबिन ही है जिसकी वजह से जो हमारा रक्त है वो लाल कलर का होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों में और अंततः सभी कोशिकाओं तक परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से शरीर में कोशिकाओं को कुशलतापूर्वक ऑक्सीजन प्रदान करना कठिन हो जाता है, और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। रक्त किस वजह से लाल होता है दोस्तों? तो रक्त जो है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, लाल होता है। और रक्त में अन्य प्रकार की भी कोशिकाएं होती हैं, जैसे उनमें जो होता है वो WBC होता है, जिन्हें हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स। ये कोशिकाएं उन रोगाणुओं को नष्ट करती हैं जो हमारे शरीर में
प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि चोट लगती है तो चोट लगने पर क्या हो जाता है, थक्का जम जाता है। अक्सर आपने देखा होगा खून बहता है पर कुछ देर के बाद ही वहाँ पर क्या हो जाता है कि खून बहना रुक जाता है और फिर वहाँ पर एक थक्का सा जम जाता है। तो रक्त का थक्का बन जाना उसमें एक अन्य प्रकार की कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है, जिन्हें हम पट्टिकाणु यानी प्लेटलेट्स कहते हैं। दोस्तों, प्लेटलेट्स की वजह से ही जो है हमारा जो शरीर है वो रक्त बहने को रोक सकता है। जब हमारा चोट वगैरह हमें लग जाती है तो उसकी वजह से रुक जाता है। अब हम पढ़ते हैं रक्त वाहिनियों के बारे में। तो शरीर की विभिन्न प्रकार की हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त वाहिनियाँ होती हैं, जो रक्त को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है इसके पहले चैप्टर में कि अंतः श्वसन के समय हम ऑक्सीजन की जो ताज़ा जो भी आपूर्ति होती है वो फेफड़ों को भर देती है और रक्त इस ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करके शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी कि हमने देखा कि जब हम अंतः श्वसन करते हैं, आपको पता है कि ऑक्सीजन को लेते हैं तो फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है, रक्त करते हैं। साथ ही रक्त कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य पदार्थों को भी ले जाता है। यहाँ पर आपको पता है दोस्तों कि सिर्फ हमारे शरीर से केवल रक्त ही नहीं, मतलब केवल ऑक्सीजन ही नहीं जाता है, क्योंकि आपने अगर जो चीज़ें आपने ऑक्सीजन आपने वायुमंडल से ग्रहण की तो उसमें वायु का मिश्रण था, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, जल वाष्प भी है, बहुत सारे उसमें गैसेस के कण होते हैं, लेकिन उसमें हमें सिर्फ ऑक्सीजन ही चाहिए। पर जो हमारे फेफड़ों में क्या होता है कि एक ऐसी क्रिया होती है जो सिर्फ ऑक्सीजन को ले लेती है और बाकी चीज़ों को बाहर निकाल देती है। तो यहाँ पर हमारा जो रक्त है वो कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड सहित अन्य पदार्थों को भी ले जाता है और इस रक्त को हृदय में वापस ला करके फिर वहाँ से फेफड़ों में भेजा जाता है और फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसेस नहीं होता है। जो हमने वायु जो भी ग्रहण किया है वो उसको डायरेक्ट हम फेफड़ों में नहीं पहुँचाते। फेफड़ों पे जैसे हमने हम लेकर आए उस कोशिकाओं को फेफड़ों में, पर फेफड़ों से पहले वो हृदय में जाता है, फिर हृदय से जो है वह पुनः जब फेफड़ों में जाता है तो फेफड़े जो हैं उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड वाले रक्त को मतलब जो भी वायु है उसको बाहर निकाल देते हैं और ऑक्सीजन वाली वायु को ग्रहण कर लेते हैं। इसी प्रकार शरीर में दो प्रकार की रक्त वाहिनियाँ पाई जाती हैं। एक तो होती है धमनी, दूसरी होती है शिराएं। दोस्तों, धमनियाँ क्या होती हैं? धमनियाँ जो होती हैं वह हृदय से ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती हैं। चूँकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है, अतः धमनियों की जो भित्तियाँ होती हैं वो बहुत ही मोटी और प्रत्यास्थ होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो धमनियाँ होती हैं, अभी आपने उस डायग्राम में देखा ना, जिसमें हमने देखा कि पूरे शिराएं और धमनियों का डायग्राम बना है, तो उसमें धमनियाँ जो होती हैं वो मोटी होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि धमनियों में जो है वो शुद्ध रुधिर होता है और यहाँ पर जो रक्त का प्रवाह है वही क्या करता है कि हृदय से ऑक्सीजन से समृद्ध जो भी रक्त होते हैं वो शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाने का काम धमनियों के द्वारा ही होता है और यहाँ से जो रुधिर है वो बहुत ही तेज़ी से बहता है। तो इसी वजह से इनको बहने के लिए और अधिक दाब होता है, तो उसकी वजह से यहाँ की दीवारें जो होती है वो मोटी बनाई जाती है ताकि वो फट ना जाए। अब हम यहाँ पर धमनियों से रक्त के प्रवाह के अनुभव के लिए एक एक्टिविटी को समझेंगे। तो एक्टिविटी 1.1 में हमसे कहा गया कि आप अपने जो आपका जो दाहिना हाथ है उसकी आप उसको ले करके कलाई को, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, ऐसे दाहिने हाथ को रख करके फिर बाएं हाथ से आप अपनी दोनों उंगली से मतलब कि नब्ज़ को चेक करिए, मतलब दाएं हाथ से बाएं हाथ के नब्ज़ को चेक करिए तो आपको वहाँ पर कुछ आवाज़ सुनाई देगी, धक धक टाइप की। तो वो जो है वो हृदय का आपका स्पंदन होता है और यही स्पंदन जो है ये रक्त के प्रवाह को बताता है कि आपका जो रक्त का प्रवाह है वो किस प्रकार से झटके से जा रहा है। तो आप इसको चेक कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार यह स्पंदन होता है। तो प्रति मिनट स्पंदों की संख्या स्पंद दर कहलाती है। इसी में हम कह सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति विश्राम अवस्था में है तो स्पंदन जो दर है वो सामान्यतः जो है 72 से 80 प्रति मिनट होती है। और अपने शरीर में हम ऐसे अन्य भागों का भी पता लगा सकते हैं जहाँ पर स्पंदन होता है। दोस्तों, यह स्पंदन जो है ना ये बढ़ता भी है, क्योंकि यहाँ क्या है, जैसे आप कभी दौड़ रहे हैं तो फिर वहाँ पर स्पंदन की दर जो होती है वो बढ़ जाती है। तो वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से, अब हम यहाँ पर शिराओं के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, शिरा क्या होती हैं कि वे रक्त वाहिनियाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में लेकर
जाती हैं और फिर उनको हम शिराएँ कहते हैं। और शिराएँ की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, क्योंकि शिराओं में क्या होता है, इसमें जो है ज़्यादा तेज़ी से रुधिर जो है झटके से नहीं बहता। और शिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रक्त को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। यहाँ पर जो है हृदय से केवल हृदय में ही रक्त आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक डायग्राम बना है हृदय का और फेफड़े का। किस तरह से आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोशिकाएं नीचे बनी है केशिकाएं। ये जो केशिकाएं हैं इन्हीं का पूरा गुच्छा होता है, इन केशिकाओं का। फिर ये केशिकाएं आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर जो धमनियाँ हैं वो हृदय की ओर जा रही हैं और जो शिराएं हैं वो केशिकाओं की ओर जा रही हैं। फिर यहाँ पर आपको दो अलग वर्ड मिल रहा है, फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा। ये क्या होता है अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो उसके पहले हम कुछ चीज़ें यहाँ पे जान जाते हैं दोस्तों, कि जैसे कि आप यहाँ पे छोटी छोटी वाहिनियाँ देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी केशिकाएं जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये क्या होती हैं, ये आपस में संयुक्त होकर के ऊतक बनाती हैं और ऊतकों में पहुँच करके वो पुनः अत्यधिक पतली नलिकाओं में विभाजित हो जाती हैं, जिन्हें हम केशिकाएं कहते हैं। केशिकाएं पुनः मिलकर शिराओं को बनाती हैं जो कि रक्त को हृदय में ले जाती हैं। हृदय क्या होता है, हृदय वह अंग है जो रक्त द्वारा पदार्थों के परिवहन के लिए पंप के रूप में कार्य करता है और यह निरंतर धड़कता रहता है। जैसे आपके घर में जो मोटर होगा, आपने देखा होगा, जो पानी खींचने का काम करता है, वही काम हमारा हृदय भी करता है। जैसे पंपिंग करने का काम क्या होता है, मोटर में पंप होता है ना, वैसे यहाँ भी हमारा हृदय होता है। तो हृदय के लिए आप सोच सकते हैं कि यह क्या है, जीवन पर्यंत बिना रुके कार्य करता है। तो हम एक चीज़ और समझेंगे दोस्तों यहाँ पे फुफ्फुस धमनी और फुफ्फुस शिरा के बारे में। एक बार आप समझ लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाए, तभी मैं आपको हृदय के बारे में पढ़ाती हूँ। फुफ्फुस धमनी एक ऐसी धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रुधिर बहता है। अशुद्ध का अर्थ होता है जिसमें ऑक्सीजन वाला रुधिर ना हो। धमनियों में आपको पता है कि केवल शुद्ध रुधिर बहता है, जिसमें केवल ऑक्सीजन वाले रुधिर होते हैं। लेकिन फुफ्फुस धमनी जो है वो अपवाद होती है, जिसमें ऑक्सीजन वाले जो रुधिर हैं वो नहीं होते। फुफ्फुस शिरा भी एक अपवाद होता है, जिसमें क्या होता है, शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध का अर्थ है यहाँ पे कोई मतलब शुद्धता नहीं, यहाँ पर शुद्ध का अर्थ है कि ऑक्सीजन वाला जो रुधिर होता है वह इसमें फ्लो होता है। अभी आप इस पूरी क्रिया को एक डायग्राम से समझेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं कि उसके पहले यहाँ पर रक्तदान के बारे में बताया गया। आपको सबको पता है कि रक्तदान क्या होता है। तो रक्तदान का अर्थ होता है कि जिसमें लोग जो है वो रक्त को दान करते हैं और ये सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में किया जाता है और ऐसा करने से जो है किसी को भी कोई नुकसान नहीं होता है अगर स्वस्थ व्यक्ति है तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे हृदय के बारे में। हृदय क्या होता है, ये वक्ष गुहा में स्थित होता है जिसका निचला सिरा थोड़ी सी बाईं ओर झुका होता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपका हार्ट जो है हृदय वह आपके शरीर में किधर है, तो आपके शरीर में हृदय जो है वो थोड़ा सा बाईं ओर उपस्थित होता है। और जो बाईं ओर जो आपका हृदय स्थित है, इसका आकार जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के बाईं हाथ के जो मुट्ठी है उसी के बराबर होता है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो उसकी जितनी बड़ी मुट्ठी होगी उतनी ही बड़ी उसका हृदय होगा। अगर कोई बड़ा वयस्क व्यक्ति है तो उसका जितना बड़ा मुट्ठी बनता है उतना ही बड़ा उसका हृदय होता है, लगभग उतना ही बड़ा मान के चलते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या है कि यदि हृदय में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त अगर मिल जाए तो क्या होगा, तो सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है दोस्तों। हृदय में क्या होता है, 4 कक्ष होते हैं। यहाँ पर हृदय में 4 चैम्बर कक्ष होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि ऊपर के 2 कक्षों को हम अलिंद कहते हैं और नीचे के 2 कक्षों को हम निलय बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कक्षों के बीच का जो विभाजन दीवार होता है वो ऑक्सीजन से समृद्ध रक्त और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध रक्त को परस्पर मिलने नहीं देता है। तो इसी टाइप से यहाँ पर आप जो है परिसंचरण तंत्र के बारे में समझ सकते हैं इस वाले डायग्राम से। तो चलिए हम यहाँ पर पढ़ते हैं परिसंचरण तंत्र को। तो यहाँ पर आपको कुछ बातें बताई गई हैं कि हृदय के दाईं ओर से जो आरंभ करते हुए तीरों द्वारा इंगित दिशा का अनुसरण कीजिए, और फिर इसको मैं आपको भी पढ़ा के समझाती हूँ। दोस्तों आप डायग्राम में देख के समझिए। आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यहाँ पर क्या, अग्रमहाशिरा। ठीक है दोस्तों, अग्रमहाशिरा दिख रही है, यहाँ पे आपको दिख रही है महाधमनी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फुफ्फुस धमनी। फिर यहीं पर आप देख रहे हैं दोस्तों क्या है, यहाँ पर आपको दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद दिख रहा है, और यहीं पर आपको फुफ्फुस शिरा दिख रहा है। तो आप
आपको पता है दोस्तों कि फुफ्फुस सिरा और फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, मैं एक बार और समझा देती हूँ कि फुफ्फुस सिरा जो है उसमें शुद्ध रुधिर होगा और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होगा। और शिराओं में वैसे कौन सा रुधिर होना चाहिए, अशुद्ध होना चाहिए, जबकि फुफ्फुस सिरा में क्या होता है, शुद्ध होता है। और धमनियों में कौन सा रुधिर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, जबकि फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रुधिर होता है। तो हम समझते हैं इस पूरी क्रिया को हृदय में। यहाँ पर क्या होता है, शरीर के विभिन्न भागों से क्या होता है कि जो रक्त होता है वो सबसे पहले हमारे दाएं अलिंद में आता है। कहाँ पर आता है दोस्तों, दाएं अलिंद में। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कक्षों के बीच में एक विभाजन दीवार लगी हुई है यहाँ पे। तो इन्हीं की वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर जो आप नीले कलर का जो रक्त देख रहे हैं, ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हमारा ब्लड है, रुधिर है। फिर ये हमारे दाएं अलिंद में आया, फिर दाएं अलिंद से ये हमारे इस वाले कपाट से होते हुए इस दाएं नीलय में गया। दाएं नीलय से जाने के बाद यहाँ से जो रुधिर है दोस्तों वो जाता है हमारे फुफ्फुस धमनी से बाहर, और यहाँ से जो फुफ्फुस धमनी जुड़ी होती है वो होती है फेफड़ों से। फिर फुफ्फुस धमनी में जो है आपको पता है कि यहाँ से अशुद्ध रुधिर गया है, और अशुद्ध रुधिर जो है वो फुफ्फुस धमनी से होते हुए गया है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है। और इसको हम शुद्ध करेंगे फेफड़ों से, और फेफड़े जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देंगे और उसमें ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन के साथ जोड़ दिया जाता है। तो वहाँ से जो हमें शुद्ध रुधिर प्राप्त होता है। ये शुद्ध रुधिर क्या है, जिसमें केवल ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इस रुधिर में ऑक्सीजन उपस्थित है, और यह रुधिर जो है वो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से हमारे बाएं अलिंद में प्रवेश करता है। तो आप अब यहाँ पर रेड कलर का ब्लड देख रहे होंगे, ये जो रेड ब्लड है ये हमें दर्शाता है कि ये हमारा शुद्ध रुधिर है जिसमें ऑक्सीजन है सिर्फ। अब ये बायां अलिंद में गया, और बाएं अलिंद से जाने के बाद ये हमारे बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से जाने के बाद यहाँ से होते वो महाधमनी जुड़ी होती है, और महाधमनी का काम होता है कि शुद्ध रुधिर को पूरे हृदय से शरीर में पहुँचा देना, पूरे शरीर में पहुँचाने का काम होता है। तो इस तरह से हृदय का जो है वह कार्य होता है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से। यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि हृदय का स्पंदन क्या होता है। तो हृदय के कक्ष की भित्तियाँ जो है वो पेशियों की बनी होती है, और ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से संकुचन और विश्रांति करती हैं, यानी कि एक बार मतलब कि वो संकुचित होती हैं और एक बार विश्राम अवस्था में आती हैं। और इनका जो है संकुचन और विश्रांति ये दोनों को मिलाकर ही क्या होता है, हार्ट बीट बनता है। जैसे आपको पता है दोस्तों कि एक बार वहाँ पर क्या होता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है, फैलता है फिर सिकुड़ता है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होता है कि एक हार्ट बीट बनती है, और हार्ट बीट का स्पंदन जो है वो जीवन के हर क्षण होता रहता है, चाहे आप सोते रहिए या कुछ भी करते रहिए। और यदि आप अपने वक्ष की बाईं तरफ हाथ रखेंगे तो आपको धड़कन महसूस भी होगी। इसके लिए आपने डॉक्टरों को भी देखा होगा कि हृदय के स्पंदन को नापने के लिए स्टेथोस्कोप नाम का एक जो है यंत्र उपयोग किया जाता है, और चिकित्सक स्टेथोस्कोप का उपयोग हृदय स्पंदन की ध्वनि को आवर्धित करने की युक्ति के रूप में करते हैं, यानी उसको बढ़ा करके सुनते हैं। और स्टेथोस्कोप के एक सिरे पर आपको चेस्ट पीस लगा होता है दोस्तों। यहाँ पर चेस्ट पीस क्या होता है, उसी से हमारे चेस्ट को जोड़ करके फिर वहाँ पर आपको संवेदनशील डायाफ्राम दिखाई देगा। फिर उसमें 2 ईयर पीस होते हैं, मतलब आपको 2 ईयरफोन की तरह 2 ठो वहाँ पे ईयर पीस लगे हुए दिखाई देंगे, जिसको हम अपने कान में लगाकर सुनते हैं कि हृदय के स्पंदन कैसे हो रहा है। अगर वो अनियमित हो रहा है इसका मतलब है कि हमारा हृदय अच्छे से कार्य नहीं कर रहा है। और चिकित्सक स्टेथोस्कोप का चेस्ट पीस आपके हृदय के स्थान पर रख करके और फिर उसकी जो 2 ठो नलियाँ होती हैं, श्रोतिकाएँ, उनसे सुनते हैं, जिससे आपके हृदय की स्थिति का आकलन होता है। यहाँ पर आप एक्टिविटी 11.2 से दोस्तों बताया गया हमसे कि हम जो है स्टेथोस्कोप को घर पे भी बना सकते हैं या फिर अपने से बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाते हैं। आप उसको क्या करिए, एक पाइप लीजिए, जैसे सबसे पहले एक कीप लीजिए, जैसे इस कीप को हमें दिखाया गया है। इस कीप को लेकर के उस पर एक रबड़ का कुछ भी लगा सकते हैं, रबड़ लगा दीजिए, या फिर उसके ऊपर पॉलीथीन तो नहीं, लेकिन ऐसी चीज़ लगाइए जिससे आपको इस हार्ट बीट सुनाई दे। फिर उसके बाद आप वहाँ पर नीचे पाइप लगा दीजिए, और पाइप के ऊपर जो है वहाँ पर आप उस पाइप को अपने कान के पास रखिए, और उसके बाद जो आपने जो कीप लगाई उसको अपने हृदय के पास रखिए और इसको सुनने का प्रयास कीजिए। तो आपको अपने हृदय की जो स्पंदन है वो सुनाई देगी, हार्ट बीट सुनाई देगी। इसके ऊपर वाले डायग्राम में आपको दोस्तों स्टेथोस्कोप दिखाया गया है। ये है हमारा चेस्ट पीस जिसको हमारी छाती पर रखा जाता है, यानी चेस्ट पे रखा जाता है, और ये हमारी ट्यूब होती है, और ये श्रोतिकाएँ 2 होती हैं, जिसको आपने देखा होगा डॉक्टरों को जब हमें
फीवर वगैरह होता है तो वो इसी से क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे जो हृदय का स्पंदन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस टाइप से आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कई सारी स्थितियों में इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तो विश्राम अवस्था में कितना स्पंदन हो रहा है, दूसरा आप जो है 4 से 5 मिनट तक दौड़ने के बाद उसको रिकॉर्ड करिए कि कितना स्पंदन हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि दोनों में काफ़ी अंतर है। विश्राम की अवस्था में स्पंदन जो है वो एकदम नॉर्मल होता है 72 मिनट या फिर 1 मिनट में लगभग 72 बार या 80 बार तक होता है, लेकिन जैसे अगर आप दौड़ने लगेंगे तो आपका स्पंदन दर जो है वो बढ़ जाएगा। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं रक्त परिसंचरण के बारे में कि रक्त परिसंचरण की खोज सबसे पहले विलियम हार्वे ने की थी। 1578 से 1657 के बीच में इनका जन्म हुआ है। मतलब इनका जन्म तिथि है और इन्होंने की थी। और ये एक चिकित्सक थे। ये अंग्रेजी चिकित्सक थे और इन्हीं को जो है पहले आरंभ में इसका लोगों ने काफ़ी जो है उपहास किया, लेकिन बाद में इन्हें जो है अच्छे से लोग जान गए कि इन्हीं ने क्या किया था, रक्त परिसंचरण की खोज की थी। और इन्हें जो है परिसंचारी या सर्कुलेटर भी कहते थे लोग। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों कुछ और जलीय जीव के बारे में, जैसे कि हाइड्रा और स्पंजी। तो स्पंजों और हाइड्रा जैसे कुछ जंतुओं में परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। ये जल में रहते हैं और जिस जल में ये रहते हैं वहीं उनके शरीर में प्रवेश करके भोजन और ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देता है। और जब जल बाहर निकलता है तो वह अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट पदार्थों को ले आता है और उन्हें परिसंचरण हेतु रक्त के समान तरल की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें जो है रक्त की ज़रूरत नहीं होती है, सब में रक्त नहीं होता है, हाइड्रा और स्पंजी वगैरह में। तो इनमें परिसंचरण जो है वो जल के द्वारा होता है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जंतुओं में उत्सर्जन। जंतुओं में भी बहुत सारे होते हैं जिनमें उत्सर्जन होता है। उनमें भी अपशिष्ट पदार्थों को कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बाहर निकालना होता है, जैसे कि आप भी निकालते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि अभी अब तक हम लोगों ने परिसंचरण पढ़ा है, अब हम उत्सर्जन भी पढ़ेंगे। जैसे हमारे शरीर में अपशिष्ट पदार्थ के रूप में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों द्वारा किस प्रकार उच्च वसन के प्रक्रम के दौरान शरीर से बाहर निकाला जाता है, आपने देखा है चैप्टर 10 में। और फिर उसके बाद हमने अपचित भोजन को जो है हम अपने शरीर से मल के रूप में बाहर निकालते हैं, यह भी एक उत्सर्जन का ही काम होता है। इसके अलावा भी जो है हम अपने शरीर से बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि आपने देखा होगा दोस्तों कि जब हमारी कोशिकाएं जो हैं वो अपना कार्य करती हैं तो कुछ पदार्थ जो है वो अपशिष्ट के रूप में निकलती हैं और ज़्यादातर ये पदार्थ जो है वो विषाक्त होती हैं, इसीलिए इन्हें शरीर से निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो सजीवों द्वारा कोशिकाओं में निर्मित होने वाले अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के प्रक्रम को ही उत्सर्जन कहते हैं। और उत्सर्जन में भाग लेने वाले सभी अंग मिल करके एक उत्सर्जन तंत्र बनाते हैं। अब हम यहाँ पर मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। मानव उत्सर्जन तंत्र में मेन रूप से जो होता है वह एक गुर्दा होता है। उनका जो वृक्क है वह जो है मुख्य होता है उत्सर्जन के लिए। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे दोस्तों मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जब रक्त दोनों वृक्कों में पहुंचता है तो इसमें उपस्थित हानिकारक पदार्थ, यहाँ पर आप पहले ही समझिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर भी ब्लू और रेड कलर का दिख रहा है। जिसमें ब्लू है वो अशुद्ध रुधिर है और जो रेड है वो शुद्ध रुधिर है। और यहाँ पर आपको जो दो सेम के बीच के आकार के दिख रहे हैं ये हमारी किडनी है और उसके नीचे जो थैली बनी है उसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, मूत्राशय है। और इसी से मूत्र मार्ग जुड़ा हुआ है जहाँ से हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। इसकी क्रियाविधि को आप यहाँ से समझिए कि जब हम हानिकारक पदार्थों को अपने शरीर से, जैसे मान लीजिए जो भी हानिकारक पदार्थ बन चुके हैं, अब उसमें से क्या होता है, दोनों किडनी में पहुंचता है। इसमें से उपयोगी और हानिकारक दोनों ही पदार्थ पहुंचते हैं। तो उपयोगी पदार्थ को रक्त में फिर से अवशोषित कर लिया जाता है और घुले हुए जल में अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। और वृक्कों से जो मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो है वो मूत्राशय में चला जाता है और मूत्रवाहिनियाँ नली के आकार की होती हैं। यहाँ पर आप जो वाहिनियाँ देख रहे हैं दोस्तों ये नली के आकार की दिख रही है, पाइप के जैसे, ये हमारी मूत्रवाहिनियाँ हैं। और फिर इसी में क्या होता है कि इसी से हमारा जो है मूत्राशय में मूत्र संचित होता रहता है। यहाँ पर मूत्राशय में एक पेशीय नली जुड़ी होती है जिसे हम मूत्र मार्ग कहते हैं, जो कि आगे की ओर खुला रहता है जिसे हम मूत्र रंध्र कहते हैं। और फिर उसे हम शरीर से बाहर निकाल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो मूत्राशय है इसका जो आकार होता है वो फूलता पचकता रहता है। जैसे अगर उसमें जब अपशिष्ट पदार्थ एकत्रित हो जाते हैं तो फूल जाता है और जब हम बाहर निकाल देते हैं तो फिर से वो अपने साइज में आ जाता है। तो
एक मनुष्य जो है, एक व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में 1 से 1.8 लीटर मूत्र को उत्सर्जित करता है। और जो हमारा जो यूरिन होता है उसमें 95% जल होता है, 2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। इसके अलावा हमने हमारे शरीर से पसीने को भी निकलते देखा होगा। और पसीना जो होता है ना दोस्तों, उसको निकलने के बाद आपने देखा होगा कि सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। और ये जो सफ़ेद रंग के धब्बे होते हैं, ये हमारे शरीर में लवड़ों के कारण बनते हैं। लवड़ जो है वह क्या है, नमक होता है। और नमक की वजह से ही पसीना जब सूख जाता है तो क्या बन जाता है, सफ़ेद कलर का दिखने लगता है। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, आपने देखा होगा किसी किसी व्यक्तियों का वृक्क काम करना बंद कर देता है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, उसमें कृत्रिम रूप से वृक्क लगा सकते हैं। और इस प्रकार से वहाँ पर रक्त को जो छाना जाता है, इस विधि को हम अपोहन या फिर डायलिसिस कहते हैं इंग्लिश में। वैसे डायलिसिस ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको याद करने के लिए। तो डायलिसिस क्या होता है, जो अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना। अब हम यहाँ पर कुछ और जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मछलियों के बारे में। तो मछली जैसे जलीय जंतु जो हैं वो कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करते हैं। और पक्षी, छिपकली और सांप जैसे जंतु जो होते हैं, ये अपने पदार्थों को एक सॉलिड से घन के रूप में निकालते हैं, यानी कि सेमी सॉलिड के रूप में निकालते हैं। आपने देखा होगा अक्सर छिपकली का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें सफ़ेद रंग का कुछ लगा रहता है, जो कि वो क्या है, यूरिक होता है, जिसमें हम यूरिक अम्ल होता है उसमें उपस्थित होता है, इसी वजह से उसका कलर ऐसा होता है। मानव द्वारा उत्सर्जित जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उसमें यूरिया उपस्थित होता है। दोस्तों, अभी तक आपने जंतुओं के बारे में पढ़ा। अब हम पादपों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि पादपों में परिवहन कैसे होता है। तो जैसा कि आपने देखा भी चैप्टर 1 में भी कि पादपों की जो होती हैं अपनी जड़ें होती हैं, और जड़ों द्वारा वो मृदा से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करके उन्हें पत्तियों को उपलब्ध कराते हैं। और पत्तियां जो है इन्हीं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं। तो सभी जीवों का भोजन जो है के लिए उनके ऊर्जा, सभी को जो है जितने भी जीव हैं उनमें भोजन जो है वो ऊर्जा का एकमात्र स्रोत होता है। तथा जीव की प्रत्येक कोशिका में ग्लूकोज का विखंडन होने से ऊर्जा निर्मुक्त होती है। तो कोशिकाएं इस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग जीवन की मूल क्रियाविधि को संपादित करने में करती हैं। अतः आवश्यक है कि जीव की प्रत्येक कोशिका को भोजन उपलब्ध कराया जाए। तो पौधे भोजन कहाँ से बनाते हैं दोस्तों? तो पौधों की जड़ों द्वारा जल को अवशोषित करके पोषक तत्व पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। लेकिन यह किस प्रकार पहुँचाए जाते हैं, और वो पौधे के वे भाग जो भोजन नहीं बना सकते हैं, पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को कैसे प्राप्त कर लेते हैं? क्या उनमें कोई एक पहुँचाने का कार्य कोई करता है? तो यहाँ पर हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। तो पौधों में जल और खनिजों का परिवहन कैसे होता है? तो पादप यानी कि जो पौधे होते हैं, मूलों द्वारा यानी जड़ों द्वारा जल और खनिजों को अवशोषित करके मूलों में मूल रोम होते हैं, यानी कि जड़ों में जो मूल रोम होते हैं वहीं से अवशोषित करके जो है पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। और वास्तव में जो मूल रोम होते हैं वो जल में घुले हुए खनिज पोषक पदार्थों और जल के अंतर्ग्रहण के लिए मूल के सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। और मूल रोम मृदा कणों के बीच उपस्थित जल के संपर्क में रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस टाइप से जो है जड़ें जो हैं वो मूल रोम के संपर्क में रहती हैं। तो अभी हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैसे खाना जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है, और पानी भी। तो पौधों में क्या होता है, पौधों में मृदा से जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए एक पाइप जैसी वाहिकाएं होती हैं। वाहिकाएं जो है वो विशेष कोशिकाओं की बनी होती हैं, जिन्हें हम संवहन ऊतक कहते हैं। और यही संवहन ऊतक जो है इनका समूह होता है जो किसी जीव में किसी कार्य को संपादित करता है। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में एक संवहन ऊतक होता है जिसे हम जाइलम कहते हैं। दोस्तों, यही जाइलम है जो कि जल को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जाइलम जो है वो एक नालियों का सतत जाल होता है, और यानी चैनल पूरे बने होते हैं, जाल जैसी बिछी होती संरचना, जो कि मूल से होते हुए, जड़ों से होते हुए तनों और शाखाओं के माध्यम से पत्तियों से जोड़ता है। और इस प्रकार बना तंत्र पूरे पादप में जल का परिवहन करते हैं। इसके अलावा पौधों में जो भोजन बनता है उसे कौन पहुंचाता है? तो पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। और यह कार्य एक संवहन ऊतक द्वारा किया जाता है जिसे हम फ्लोएम कहते हैं। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? भोजन को पहुंचाना, और जाइलम का काम होता है जलों को पहुंचाना।
तो जाइलम और फ्लोएम पादपों में पदार्थों का परिवहन करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं जाइलम का डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है दोस्तों, और फ्लोएम का भी काम है जड़ों से लेकर जाना, मतलब जाइलम का काम है जड़ लेकर जाना और फ्लोएम का काम है फूड लेकर जाना, यानी खाना लेकर जाना। अब हम यहाँ पर एक चीज़ और समझेंगे कि कैसे ये चीज़ें जो है वो पहुँच जाती हैं। तो आपको एक्टिविटी से समझना पड़ेगा। आप क्या कीजिए, ग्लास लीजिए, उसमें पानी भरिए उसके 3/4 हिस्से में, और उस पानी में कुछ स्याही या कलर डाल दीजिए। फिर उसके बाद एक कोमल कटी हुई डंठल को लीजिए जिसमें कुछ पत्तियाँ लगी होती हैं, फिर पानी में डुबा कर रखिए लगभग 4 से 5 घंटे। फिर आप दोस्तों वहाँ पर क्या देखेंगे कि जो पत्तियाँ होती हैं, यानी कि जो डंठल बने हैं, इसमें क्या दिखेगा आपको, इसमें कलर अंदर आ जाता है। यहाँ कलर आया कैसे, इसका अर्थ है कि यहाँ पर जो कलर है वो जाइलम की वजह से अंदर चढ़ गया। तो यानी पत्तियों में जो होती हैं वो शिराएँ होती हैं। अब हम पढ़ेंगे पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है दोस्तों। तो पत्तियों की सतह पर जो उपस्थित रंध्र होते हैं उन्हीं के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होता है। तो वाष्पोत्सर्जन के प्रक्रम द्वारा जल जो है वह वाष्पित हो जाता है। पत्तियों से जल के वाष्पन से यहाँ पर एक खिंचाव विकसित होता है, और यह वैसे ही है जैसे कि आप जो है किसी स्ट्रॉ से किसी चीज़ को आप जैसे पीते हैं, तो ऐसा ही होता है। और वाष्पोत्सर्जन जो है वो पादप को ठंडा रखने में भी सहायक होता है। तो इस टाइप से हमने जो है पत्तियों के बारे में पढ़ा, और पादपों में उत्सर्जन कैसे, परिवहन कैसे होता है, हमने ये चीज़ें भी पढ़ी। तो यहाँ पर आपने क्या क्या चीज़ें सीखा दोस्तों। तो अधिकांश जंतुओं में शरीर में प्रवाहित होने वाला रक्त शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को भोजन और ऑक्सीजन का वितरण करता है, और यह शरीर के विभिन्न भागों में उत्सर्जन के लिए अपशिष्ट पदार्थों को भी लाता है। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय और रक्त वाहिनियाँ होती हैं। मानव शरीर में रक्त धमनियों और शिराओं में प्रवाहित होता है तथा हृदय पंप की तरह कार्य करता है। तो रक्त में प्लाज्मा होता है, और साथ ही उसमें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स भी होते हैं जिन्हें हम पट्टिकाणु कहते हैं। और रक्त का लाल रंग उसमें हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। एक वयस्क व्यक्ति में जो है लगभग 70 से 80 बार जो है वह जो उनका हृदय है वो धड़कता है। इसे हम हृदय स्पंदन की दर कहते हैं। धमनियां हृदय से शरीर के सभी अन्य भागों में रक्त को ले जाती हैं, और शिराएं शरीर के सभी भागों से रक्त को वापस हृदय में लाती हैं। शरीर में से अपशिष्ट उत्पादों को बाहर निकालने का प्रक्रम ही उत्सर्जन कहलाता है। और मानव उत्सर्जन तंत्र में 2 जोड़ी गुर्दे होते हैं, 2 मूत्रवाहिनियाँ होती हैं, और एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। लेकिन मूल रूप से जो है वह किडनी ही होता है, उत्सर्जन तंत्र का काम करता है। यूरिया, लवण और यूरिया ये जल के साथ जो है वो पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। मछलियाँ में जो अपशिष्ट उत्सर्जन होता है वो अमोनिया के रूप में होता है, जो कि सीधे ही जल में घुल जाता है। पक्षी, कीट और छिपकली जो है वो सेमी सॉलिड के रूप में यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं। पादप मूलों द्वारा जल और पोषक तत्वों से अवशोषित होते हैं। पूरे पादप में जल के साथ पोषक तत्व जाइलम नामक संवहन ऊतक द्वारा ले जाए जाते हैं। पादप के विभिन्न भागों में जल का परिवहन फ्लोएम द्वारा संवहन ऊतक के द्वारा होता है, और वाष्पोत्सर्जन के दौरान रंध्रों से वाष्प के रूप में बड़ी मात्रा में जल का ह्रास होता है, और वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूसण बल निर्मित होता है, यानी कि उसमें से एक फोर्स वहाँ पे निकलता है जिसके कारण अवशोषण होता है, और फिर वो पत्तियों से दूसरे भागों तक पहुंचा दिया जाता, मतलब वाष्पोत्सर्जन में पत्तियों से जो जल है वो आकाश में उड़ जाता है, यानी वायुमंडल में विसरित हो जाता है। तो इस टाइप से हमने जो है आज का चैप्टर कंप्लीट कर लिया दोस्तों। यहाँ पर आपको कुछ जो है वो अभ्यास वगैरह दिए गए हैं जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक चीज़ और दोस्तों यहाँ पर बताना चाहूँगी कि हृदय जो है, हृदय में अगर जैसे कभी कोई कमी हो जाए, या फिर आपको मान लीजिए सीने में दर्द की शिकायत होती है, तो एक टेस्ट होता है जिसे हम ईसीजी कहते हैं। ईसीजी टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा सलाह दे करके करवाया जाता है। तो इस टाइप से यहाँ पर हमें बताया गया दोस्तों। तो आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।